गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखिए प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। हाइड्रोजन हमारा चैप्टर चल रहा था और हम लोगों ने वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ इस चैप्टर को फाइनलाइज कर लिया था। आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, बट पहले लेट मी नो कि हाइड्रोजन वाले चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अब तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े, किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेरी? एंड वन मोर थिंग कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कल मुझे टेस्ट पेपर रिटर्न करके नहीं भेजा? क्यों? फिर उसके बाद आए तो तब क्यों नहीं भेजा? वाई? जय, लक्ष्य, अनुभव, अंशुल? सर एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था एंड आया ही रात को हूं मैं। एंड इशिका, इशिका आप तो बोल रहे थे कि आपको ऑफलाइन आना है, आप आए नहीं। सर मुझे चलिए लगा कि एनीवेज, आपने बोला था कि बाद में बुलाएंगे बाकी बच्चों को, तो मैंने नहीं मैंने आपको यस बोला था। चलिए एनीवेज, अब जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं भेजा है, अभी भी क्वेश्चन पेपर आपके पास है, वो एमआरशीट भी मैंने भेजी हुई है, आप उसे सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाइए। ओके ओके सर। ओके सर। चलिए एनीवेज, मैं आज आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ। इनिशियली आई थॉट कि मैं फर्स्ट बुक का चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा आपको, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन दूसरे बैच में भी मेरी बात हुई थी स्टूडेंट से एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं सेकंड बुक में हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर पहले करवाऊं, एंड दैट वुड बी मोर सूटेबल। इनफैक्ट अगर हाइड्रोकार्बन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली ऑर्गेनिक भी पढ़ी है तो उससे रिलेटेड है वो काफी कुछ। ठीक है, सो बताइए, आर यू ऑल रेडी? शैल वी स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन? सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट। यस सर। यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा पढ़ने। सो वी आर स्टार्टिंग विद हाइड्रोकार्बन्स। पहले मुझे ये बताइए, क्या आप में से किसी के भी स्कूल में हो चुका है हाइड्रोकार्बन या चल रहा है? एनीबॉडी? चल रहा है? सर हो गया। हो गया किसके में? अगेन अर्पित। अर्पित। एनीबॉडी एल्स? हाइड्रोकार्बन्स हो गया किसी के स्कूल में? चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, मैं आप लोगों को चैप्टर का पूरा नाम बता दूं, प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एंड लेट मी टेल यू कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए मैं आपके सामने बोर्ड पे कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं, पहले देखते हैं आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। कुछ कंपाउंड्स देखिए बोर्ड पे, CH3 CH2 COOH, दिस इज एन एसिड। CH3 CH double bond CH2, third is CH3 CH2OH, CH3C triple bond C CH3, C6H6, then CH3 CH2 COOR CH3 esters, RCOR esters होते हैं ये। CH3CN cyanides, CH3CH3 ethane. Ninth is CH3Cl, and the 10th one is H2CO3. सो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि बोर्ड पे 10 कंपाउंड्स आपके सामने बने हुए हैं, आपको बस मुझे ये बताना है कि क्या ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं या इनमें से कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो हाइड्रोकार्बन नहीं है, या आपको लगता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन नहीं? टेल मी। सबसे पहले अंशु, आप अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं, ये चल रहा है, सो क्या ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं? अर्पित, क्या ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं? यस सर। ओके, अर्पित ने बोला यस। और सभी बताइए, बाकी सब लोग भी बताओ। सर इनमें से कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, कुछ नहीं है।
अच्छा लक्ष्य, गिन के बताओ कितने हाइड्रोकार्बन, और सभी बताइए। जय, जूही, जूही आपको क्या लगता है? मनन आपको क्या लगता है? बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी डिसाइड। यस, आप लोगों ने डिसाइड करा? बताइए। 4 हाइड्रोकार्बन। आप बताइए, आप बताइए। मनन, आप बताइए। मनन, नहीं सर, क्या नहीं? नहीं है। इसमें एक भी हाइड्रोकार्बन नहीं है? चिराग, दर्शना, सर ऑल आर हाइड्रोकार्बन। ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स। दर्शना, Sir, all are hydrocarbons. जूही, सर इसमें 7th एंड सर 9th हाइड्रोकार्बन नहीं है। 7th और 9 हाइड्रोकार्बन नहीं है? आप ये बोल रहे हो ये वाला और ये वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है? यस सर। क्यों जूही, व्हाई? सर क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दे ओनली दे बोथ आर कंबाइंड, लेकिन इसमें नाइट्रोजन और इसमें क्लोरीन भी तो है। तो ऐसे तो इसमें ऑक्सीजन है, यस सर। इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। यस सर। देखिए, लेकिन जो ही आपने ये बात बिल्कुल सही बताई, एंड लेट मी टेल एवरीबॉडी, चिराग आपको भी बता दूं, दर्शना आपको भी, कि हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, दैट्स इट। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ C और H दो ही तरह के एलिमेंट होने चाहिए, कोई थर्ड टाइप का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता कि इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये सारे हैं। दिस वन इज ऑड वन आउट, ये तो बिल्कुल ही ऑड वन आउट है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोनिक एसिड, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है, इसको तो हटा देते हैं। लेकिन इसके अलावा एटलीस्ट बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं, सब फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, क्लोराइड, साइनाइड, एस्टर्स, बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ जस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन। ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, और ये हाइड्रोकार्बन। देयर आर 4 हाइड्रोकार्बन्स। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ 4 ही तरह के होते हैं। देयर आर 4 फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स,
which are named as alkanes, alkenes, alkynes and benzene. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, यही 4 फैमिलीज होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, समझ रहे हैं? एल्केन में अब सारे एल्केन आ गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कुछ भी। इसी तरह से इथीन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कुछ भी, कोई सा भी अल्काइन आ गया, कोई सा भी एल्कीन आ गया, वो सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और बेंजीन रिंग आ गई, बेंजीन रिंग भी हाइड्रोकार्बन होती है, ठीक है? आपको मालूम है बेंजीन में सिर्फ C और H होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर मान लीजिए मैं इस बेंजीन के ऊपर ये लगा देता हूं, बताइए क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस सर। यस, इवन दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें भी तो कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है? ये है टोलुइन, इसे मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो आप, मिथाइल लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, कॉमनली कॉल्ड टोलुइन। तो आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गए। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है? इस चैप्टर का नाम है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान से, अभी कुछ मत लिखिए, सुनिए पहले मेरी बात। इस चैप्टर का नाम है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो मैं आपको बता दूं, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वी आर सपोज्ड टू स्टडी एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, चारों पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आज की क्लास में आपको एल्केन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। एल्केन की सबसे पहले मैं आपको प्रिपरेशंस करवाऊंगा, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर एल्केन। अगर हमें इथेन बनाना है या प्रोपेन बनाना है तो हम कैसे बनाएं, ठीक है? तो पहले हम प्रिपरेशंस करेंगे एल्केन की, देन वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम 2 ही चीजें डिस्कस करते हैं, एक तो सॉल्युबिलिटी और दूसरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है? तो एक तो सॉल्युबिलिटी, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे वो चेक करेंगे, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे या लो होंगे, किस चीज पर डिपेंड करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो चेक करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जो हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं, एल्केन्स किस कैटेगरी के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ऑर्गेनिक में 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 मेजर कैटेगरीज, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी एल्केन्स एग्जिबिट करती है? तो जैसे मैं एल्केन्स के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी करवाऊंगा, फिर वही तीनों चीजें एल्कीन के लिए करेंगे, एल्कीन की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, देन एल्काइन के लिए प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एंड देन बेंजीन के लिए वही। तो हम एक एक फैमिली एक बार में लेंगे। पहले हम एल्केन फैमिली से स्टार्ट कर रहे हैं। हर हाइड्रोकार्बन की प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है, सो दैट्स व्हाई द नेम, चैप्टर का नाम है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, बहुत बड़ा, बहुत लेंथी चैप्टर है, चैप्टर के नाम की हेडिंग डाल लीजिए। सिर्फ हाइड्रोकार्बन भी डाल लिया तो भी कोई बात नहीं है, वैसे पूरा नाम है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का मतलब लिख लीजिए, लिखिए हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स, hydrocarbons are the compounds containing, hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen only, compounds containing carbon and hydrogen only. There are 4 families of hydrocarbons. There are 4 families of hydrocarbons. There are 4 families of hydrocarbons. That is alkanes, कॉमा लगा के चारों नाम लिख लीजिए, alkanes, alkenes, alkynes and benzene. Alkanes, alkenes, alkynes and benzene. तो अब हम फाइनली इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद एल्केन्स। सबसे पहले पहली हेडिंग डालिए एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा। एंड आपको ये भी मालूम होगा कि एल्केन्स आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं,
हैंड रेस करिएगा कि कौन मुझे उसका आंसर देगा। आप सब लोगों ने पढ़ा है ना कि एल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कैन एनीबडी टेल मी कि एल्केन्स को सैचुरेटेड क्यों कहते हैं और एल्काइंस और एल्कीन्स को अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? बताइए, कौन कौन हैंड रेस करिए, कौन कौन बता सकता है मुझे इसका रीजन। आंशु आप बताइए। सर बिकॉज़ सैचुरेटेड में जो कार्बन होता है वो मतलब बॉन्डेड होता है, उसके और कार्बन में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सैचुरेटेड होता है। लेकिन इन अनसैचुरेटेड देयर आर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन व्हिच मोर कार्बन कैन बी एडेड टू मेक इट स्टेबल। चिराग आप बताइए। Sir, because they are stable and relatively less reactive. देखिए सही रीजन नहीं बता रहे आप चिराग। ऐसा नहीं है कि स्टेबल, कौन स्टेबल होते हैं, एल्केन या एल्कीन एल्काइन? Alkenes. एल्केन्स सिंगल बॉन्ड। Yes, sir. ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेबल तो एल्कीन भी होते हैं, एल्काइन भी होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का यहाँ पे कुछ और नहीं है। आपने जो बताया अंशु दैट वाज क्वाइट क्लोज, लेकिन मैं उसे थोड़ा और इंप्रूव कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्टेबिलिटी का तो कोई भी रीजन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी। ठीक है, ध्यान से सुनो। आप सब लोगों को मालूम है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? A saturated solution is the one in which no further amount of solute can be added. ये मालूम है ना, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जिसमें और सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता। और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें अभी आप और सॉल्यूट मिला सकते हो। समझ रहे? ये तो मालूम है ना सबको। तो अब जरा ध्यान से देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए सब लोग, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. 4 सब लोग देखिए, क्या ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है? यस सर। किसी को डाउट? किसी को दिख रहा है कि नहीं 4 नहीं बना रहा? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखिए, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा? यस सर। कितने कार्बन की चेन लेंथ है? 2. 2 कार्बन। क्या मैं कीपिंग द सेम चेन लेंथ, इसी चेन लेंथ में दोनों कार्बन पे एक एक एटम और ऐड कर सकता हूं? कोई सा भी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्या मैं दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन और लगा सकता हूं? No, sir. Yes, sir. बोलो। नो सर। बिल्कुल लगा सकता हूं भाई, लगा सकता हूं। अगर सर, मैं इसे bond तोड़ हीट करूं तो इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर एक पाई बॉन्ड टूट गया तो मैं एक H इस पे और एक H इस पे और लगा सकता हूं, कीपिंग द चेन लेंथ सेम। यस सर। क्या मैं अभी भी इसमें और एडिशन कर सकता हूं एक एक हाइड्रोजन की? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अभी भी मैं इसमें एक एडिशन और कर सकता हूं, मैं ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दूं और एक H इस पे एक H इस पे लगा दूं। क्या मैं अभी भी इस पे हाइड्रोजन की एडिशन कर सकता हूं कीपिंग द चेन लेंथ सेम? No, sir. नो सर। हम नहीं कर सकते। अब अगर मेरे को इसमें एक एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ गया तो मुझे ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना पड़ जाएगा, और अगर मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो आप उसे एडिशन नहीं बोलोगे, तो उसे डिवीजन बोलोगे। उसे तो आपने डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूल। तो देखिए, जब सिंगल बॉन्ड आ जाता है ना, तो हम कहते हैं अब मॉलिक्यूल सैचुरेट हो गया। अब विद इन द सेम चेन लेंथ तो आप और एटम नहीं ऐड कर सकते, लेकिन बिकॉज हम एडिशन नहीं कर पा रहे इसलिए हम बोले वो सैचुरेट हो। जैसे एक सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाती है जिसमें आप और शुगर ऐड करना बंद कर दो। तो मान लीजिए एक शुगर इन वाटर का केस कंसिडर करें, तो जब तक शुगर ऐड हो जा रही है, होती जा रही है, हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। जब शुगर ऐड होनी बंद हो जाएगी हम कहेंगे सैचुरेटेड। तो देखिए, जब तक ट्रिपल बॉन्ड था ये अनसैचुरेटेड था, हम चाहते तो एक पाई बॉन्ड तोड़ के एक एक H और ऐड कर सकते। डबल बॉन्ड में भी अनसैचुरेशन है, यहाँ पे भी हम एक पाई बॉन्ड तोड़ के एक एक कार्बन, एक एक हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिंगल बॉन्ड में आप एक एक हाइड्रोजन और ऐड नहीं कर सकते विद इन द सेम चेन। 2 कार्बन की चेन में तो आप नहीं और ऐड कर सकते। अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ दो आप, तो जरूर आप इसमें एक H इसमें एक H ऐड कर दोगे, लेकिन वो तो आपने बॉन्ड बीच में से तोड़ दिया ना, तो आप उसे एडिशन बोलोगे ही नहीं। एडिशन का तो मतलब है कीपिंग द सेम चेन लेंथ, आप फर्दर एटम ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन हो पाती है फर्दर एटम्स की विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट शॉर्टनिंग द चेन लेंथ। ठीक है, चेन लेंथ को शॉर्टन करे बिना हम चीजों को ऐड कर सकते हैं, कीपिंग द चेन लेंथ सेम हम चीजों को ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें अनसैचुरेटेड बोलते हैं। लेकिन सिंगल बॉन्ड में आप फर्दर एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन सिर्फ पाई बॉन्ड पे होती है, सिग्मा बॉन्ड पे नहीं होती है, बात याद। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड पे एडिशन नहीं होती है। डबल और ट्रिपल में पाई बॉन्ड मिलेगा, वहीं पे एडिशन होती है, इसलिए आप डबल और ट्रिपल को ही अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सो गॉट इट? सब लोगों को क्लियर हो गया? इसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनस्टेबल होता है।
हर वो चीज स्टेबल होती है जिसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर कार्बन यहाँ पे भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये भी स्टेबल ही है, समझ रहे हैं? तो स्टेबिलिटी हैज नथिंग टू डू विद इट। सिर्फ अनसैचुरेटेड का मतलब है उस पर चीजें और ऐड हो सकती हैं, सैचुरेटेड का मतलब है आप उसमें और एटम ऐड नहीं कर सकते, बस इसलिए हम उन्हें एल्केन्स को सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, अब ये सब अभी मैंने कुछ चैप्टर स्टार्ट करवाया ही नहीं, अभी तो मैं सब बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक, चैप्टर की पहली हेडिंग डालिए, प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में पहली प्रिपरेशन की हेडिंग डालो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, पहली प्रिपरेशन हम एल्केन्स की देख रहे हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। पहले आप हेडिंग डालो, फिर मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। देखिए ये जो पहली हेडिंग डाली है ना हमने, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, इसके अंदर भी दो पार्ट्स आए। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के दो अलग अलग मेथड होते हैं, तो मैं ए और बी दो मेथड्स करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मालूम है एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? नो सर। जैसे ये देखिए CH3 CH2Br, तो हम इसे बोलेंगे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसी अगर एक कार्बन की चेन होती तो हम इसे बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, तो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कोई भी एल्काइल चेन लेंथ हो और उसके आगे कोई भी हैलोजन लगाओ, उन्हें एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। आपको मालूम है एल्काइल हैलाइड को IUPAC नेम में क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड, IUPAC नेम में आप इन्हें बोलते हैं हेलो एल्केन्स। देखना पहले, अभी नोट नहीं करना। हेलो एल्केन्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन। ठीक है, एक कार्बन की चेन है ना, तो मिथ लगाओगे आप क्लोरोमीथेन। ऐसे ये देखो CH3 CH2 CH2Cl, कॉमन नेम सुनो पहले, कॉमन नेम है प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। IUPAC नेम है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, सो 1 क्लोरोप्रोपेन। तो IUPAC नेम में हेलो एल्केन, जैसे क्लोरो प्रोपेन, ब्रोमो इथेन, और कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो एक ही बात है, आप ये दोनों चीजें सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है। हेलो एल्केन वाला जो फॉर्मेट है वो IUPAC फॉर्मेट है, एल्काइल हैलाइड वाला फॉर्मेट कॉमन फॉर्मेट। समझ रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो? गेटिंग इट? सब लोग बोलिए। अनुराग क्लियर है? यस सर। यस सर। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स हम पहली प्रिपरेशन देख रहे हैं। इसके अंदर ए पार्ट बाय, लिखिए ए पार्ट लिखो। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड के अंदर दो प्रिपरेशंस मैं करवाऊंगा। पहली प्रिपरेशन लिखिए बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड से हम दो प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहली प्रिपरेशन है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इसके अंदर एक स्टेटमेंट, एक थ्योरी लिखो। When alkyl halides are treated with, when alkyl halides are treated with alkyl halides are treated with zinc in presence of HCl, treated with zinc in presence of HCl, alkyl halides are treated with zinc in presence of HCl, then they are reduced, to their parent alkanes, reduced to their parent alkanes. Parent alkanes लिखा? यस सर। समझ आ गया? अभी नोट नहीं करना, पहले समझना। मान लीजिए CH3 CH2Br,
ठीक है, पहले मैं आपको पेरेंट एल्केन का मतलब बता दूं, क्योंकि ये टर्म बहुत जगह यूज होगी, पेरेंट एल्केन। ठीक है, ये कितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है? 2. 2। 2. और 2 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होगा? इथेन। ठीक है ना, देखो ये एक्चुअली ये जो एल्काइल हैलाइड है ना, देखो ये इथेन है, दिस इज इथेन, ये इथेन है। इसी इथेन में से अगर मैं H हटा के ये Br लगा दूं, यहां से H हटा के मैं Br लगा दूं तो ये बनेगा ना, तो हम कहेंगे इसका पेरेंट एल्केन ये इससे बना है। समझे? पेरेंट एल्केन का मतलब होता है द एल्केन हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द फंक्शनल। जितने कार्बन आपके इसमें हैं उतने ही कार्बन वाला कोई एल्केन ले लो, वो पेरेंट एल्केन माना जाता है, क्योंकि हर चीज एल्केन से ही बनती है। पहले एल्केन रहा होगा, उसमें आपने H हटा के Br लगाया होगा, तब ये बना होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये इससे जनरेट हुआ है, सो इस उतने ही कार्बन वाले एल्केन को पेरेंट एल्केन बोलते हैं। सही है? अगर मान लीजिए मैं प्रोपाइल क्लोराइड लेता हूं, तो प्रोपाइल क्लोराइड का पेरेंट हो जाएगा प्रोपेन। ब्यूटाइल क्लोराइड लेता हूं तो ब्यूटाइल क्लोराइड का पेरेंट हो जाएगा ब्यूटेन। समझ गए आप इस चीज को? तो पेरेंट मतलब समझ गए ना, उतने ही कार्बन वाला एल्केन। अगर मुझे किसी भी एल्काइल हैलाइड को पेरेंट हाइड्रोकार्बन जब भी हम बोलेंगे तो उतना ही कार्बन वाला एल्केन नहीं, वो तो फिर मेंशन हो जाएगा। अगर हो सकता है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एल्कीन से बनाए जाते हैं, उनके लिए उनका पेरेंट एल्कीन होगा, लेकिन इसके लिए अगर ये एल्कीन इसका पेरेंट नहीं था, अगर एल्कीन इसका पेरेंट होता तो इसके अंदर डबल बॉन्ड दिखता आपको। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसके अंदर तो डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसका पेरेंट एल्केन ही था। सही है? तो एनीवेज ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हो कि कोई भी एल्काइल हैलाइड बैक टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाए, बैक टू इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? Br हटा के H लगाना पड़ेगा, है ना? और अगर आप Br हटा के H लगाते हो, किसी भी चीज में H लगा रहे हो, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। आप उसे रिडक्शन बोलते हो ना, हाइड्रोजन एडिशन करने को। तो बेसिकली वी आर नेमिंग दिस रिएक्शन एज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आपको क्या करना है? इसे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करवाना है। अब देखो, आप लोगों ने सेपरेटली ये पढ़ा होगा रिएक्शन कि जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन लिबरेट होती है H2। ये रिएक्शन पढ़ा है, Zn+2HCl gives ZnCl2 plus H2। तो ये याद रखिएगा, पहले जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, और वो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगी। देखो क्या होगा, एक H तो यहां पे आ जाएगा Br के बदले, और दूसरा जो Br निकलेगा वो दूसरे H के साथ HBr बना लेगा। ठीक है? यहां से 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे ना। आपको ये देखो एरो पे, तो आपको ये लिखना है, तो आपको बस इमेजिन करना है कि पहले ये दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर ही इस तरह से रिएक्ट करेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में आपने ये ले रखा है, उसी टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक और HCl का मिक्सचर ले लिया, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही जिंक और HCl इस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी। वो लिबरेटेड हाइड्रोजन यहां से Br को हटा के H लगा देगी, और जो Br निकलेगा वो दूसरे H के साथ HBr बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 प्लस HBr। आपने इसे CH3 कर दिया। तो किसी भी एल्काइल हैलाइड को बैक टू इट्स पेरेंट एल्केन कन्वर्ट करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जिंक HCl से आप उसे रिएक्ट करवा दीजिए। जिंक और HCl पहले आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, और वो हाइड्रोजन हैलोजन को हटा के खुद लग जाएगी, तो आपको एल्केन मिल जाएगा। आई प्रिपरेशन समझ में? दिस इज द सिंपल ये वाला एक प्रिपरेशन। बार दोबारा बता दीजिए। हाँ बताओ, कौन सा क्या चीज दोबारा बताऊं? सर मतलब जो पेरेंट एल्केन में हमें दोबारा ऐड करना होता है, तो जिंक और HCl दोनों से हमें रिएक्ट कराना है। जिंक एंड HCl का मिक्सचर लेना है। ये मिक्सचर आपस में इस तरह से रिएक्ट करेगा, ZnHCl के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2 बनाएगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। ये लिबरेटेड हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करेगी, यहां से एक Br हट जाएगा, Br के बदले एक H वहां जाके लग जाएगा, और जो दूसरा H बचेगा वो Br के साथ HBr बना लेगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, ओके सर। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैंने तो आपको ऐसे बताया है, बुक्स में कई बुक्स ऐसी हो सकती हैं जिसमें ना आपको एरो पे ये लिखा हुआ मिले ZnH+। तो अगर Zn/H+ लिखा हुआ है या Zn, H+ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। H+ एसिड से ही आता है ना, तो कई बार होता है कि एसिड का नाम नहीं लिखते, बस H+ लिख देते। आप कोई भी एसिड ले सकते हो, मैंने HCl दिखाया, आप H2SO4 भी ले सकते हो। आपने पढ़ा था ना, एनी रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एसिड। तो जिंक H2SO4 में से भी H+ डिस्प्लेस कर देगा।
तो कई बुक्स में ना HCl ना दिखा के H+ लिखा होगा, वो बात एक ही है। H+ का मतलब है कोई एसिड, तो मैंने उसका एग्जांपल ले लिया। सही है, ये नोट करो पहली प्रिपरेशन। चिराग, दर्शना, देवर्पा, निशिका, इशिता, जय, सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, yes. ओके, अगली प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन है। Done, sir. ओके, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये ए पार्ट था, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसी के अंदर बी पार्ट लिखिए। बी पार्ट ना, बी पार्ट इज अ नेम रिएक्शन। अब पहले सुनो, नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक में ऐसी टर्म सुनिए कभी आपने? नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए होते हैं। किसी साइंटिस्ट ने उन रिएक्शंस को स्टडी करा, उसने अपना नाम दे दिया उसे। जैसे ये जो मैंने अभी रिएक्शन करवाया ना, इसका कोई नेम नहीं करवाया मैंने, इसको तो बस मैंने लिखवाया बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये किसी साइंटिस्ट का नाम थोड़ी ना था, ये तो रिएक्शन में क्या हो रहा है वो बताया गया आपको, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो दैट वाज नॉट अ नेम रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शन बड़े अजीब से नाम सुनने में आएंगे, इंडियन नेम्स नहीं होते ऑब्वियसली, तो आपको नाम सुनने में बड़े अजीब से लगेंगे। जो भी अजीब सा नाम लगे ना, आप समझ लेना वो एक नेम रिएक्शन है। जैसे the second part, that B part, what we are doing is Woods reaction, WURTZ, Woods reaction. So Woods was the name of scientist का नाम था Woods, और उसने अपने नाम से ये रिएक्शन रख दिया। तो Woods reaction is the name reaction, इसके अंदर लिखिए, हेडिंग डालो Woods reaction B part। सर आपने ये स्पेलिंग क्या लिखी है? WURTZ, Woods reaction, WURTZ लिखिए इसमें थ्योरी। When two molecules of alkyl halides, when two molecules of alkyl halides are treated with two atoms of sodium, treated with 2 atoms of sodium in presence of dry ether, then higher alkanes are obtained. Higher alkanes are obtained. Thus this is a step up reaction. This is a step up reaction. This is a step up reaction. देखिए स्टेप अप, इसका भी शायद आप में से काफी लोगों ने मीनिंग नहीं मालूम होगा, नहीं सुना होगा। ऑर्गेनिक में 3 तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ होंगे स्टेप अप, कुछ होंगे स्टेप डाउन, कुछ होंगे स्टेप रिटेंशन। स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप रिटेंशन, इसका मतलब क्या है? देखो, जितने कार्बन आप रिएक्टेंट में लेकर चलते हो, जितने कार्बन की चेन लेंथ आप रिएक्टेंट में लेकर चलते हो, अगर आपको प्रोडक्ट भी उतने ही कार्बन वाला मिले तो हम बोलेंगे स्टेप रिटेंशन। मिथ से मिथ मिला, इत से इत मिला, प्रोप से प्रोप मिला, ये स्टेप रिटेंशन। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट में लेकर चल रहे थे कम कार्बन और प्रोडक्ट में मिल गई ज्यादा कार्बन की चेन, तो हम बोलेंगे स्टेप अप हो गया।
आप कुछ स्टेप ऊपर चले गए, 1 स्टेप भी जा सकते हो, 2 स्टेप भी जा सकते हो सकता है ब्यूट से पेंट मिल जाए, ठीक है, या पेंट से हेक्स मिल जाए। तो जहां पे भी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएंगे ना प्रोडक्ट में, हम कहेंगे स्टेप अप। और कुछ होते हैं स्टेप डाउन, कि आप ज्यादा कार्बन लेकर चलते हो लेकिन प्रोडक्ट कम कार्बन वाला मिल जाता है, बचे हुए कार्बन कुछ साइड प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो वो स्टेप डाउन होता है। तो ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। मैं देखिए इसके 4-5 एग्जांपल्स करवाऊंगा, आप एक भी नोट नहीं करेंगे, पहले अच्छी तरह समझेंगे चीजों को, लास्ट में मैं अपने आप बता दूंगा, आप नोट कर लो, तब नोट कर लो। पहले तो एक जनरल रिएक्शन देखिए। जनरल रिएक्शन का मतलब समझते हो? जनरल रिएक्शन का मतलब है कि मैं अभी कोई एग्जांपल नहीं ले रहा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मैं आर की टर्म्स में रिएक्शन बता रहा हूं। आर मतलब आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, वुड्स रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के चाहिए होते हैं, आरएक्स के 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। अब वो 2 मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे 2 लगा के भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 2RX, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक RX इधर और एक RX इधर लिखो। आप इमेजिन करो 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के आमने सामने से आ रहे हैं और आपने इन्हें 2 सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर क्या है, क्या करता है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले सुनते जाओ। When 2 molecules of alkyl halides are treated with sodium, 2 atoms of sodium, तो होगा क्या, 2NaX निकल जाएगा। ये Na इधर से एक X निकालेगा, इधर से एक X निकालेगा, 2NaX निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट 2NaX, और इस R के आगे ये वाला R जुड़ जाएगा RR बनाने के लिए। This is a higher alkene, exactly double number of carbon atom वाला alkene। जैसे एक एग्जांपल देखिए, CH3Br के 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, एक CH3Br इधर से आ रहा है, एक CH3Br इधर से आ रहा है, और हमने इसे 2 सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 2NaBr निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, साइड प्रोडक्ट निकल गया, मिथ के आगे मिथ, मिथाइल के आगे मिथाइल जुड़ गया, इथेन मिल गया। दिस इज इथेन प्लस 2NaBr। तो आप देखिए दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन ना। आप रिएक्टेंट में लेकर चले थे ब्रोमोमीथेन, एक कार्बन वाले रिएक्टेंट, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 2 कार्बन वाली चेन लेंथ, तो स्टेप अप हो गया ना ये, ठीक है, चेन लेंथ बढ़ गई। सो इसे स्टेप अप बोलते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेने हैं अल्काइल हैलाइड के, ठीक है, और उन्हें 2 सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करवाना है। इस तरह से रिएक्शन होगा, 2 आमने सामने से मॉलिक्यूल आएंगे, 2NaX निकल जाएगा और R के आगे R जुड़ जाएगा, हायर एल्केन। अभी नोट मत करना, अभी और बहुत कुछ बताना है। बताइए ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो आपको एक बार समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं, अब हम 2 मॉलिक्यूल आमने सामने नहीं लिखेंगे, अब मैं यहीं पे 2 लगा के लिखूंगा। आपको बस इमेजिन करना होगा कि एक उधर से आ रहा है, एक इधर से, ठीक है। तो इमेजिन करो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Br को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ क्या मिले? आप इमेजिन कर लो, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। सब लोग बोलो कौन सा एल्केन मिलेगा? ब्यूटेन। किस किस को डाउट है? लेट मी नो, किस किस को डाउट है? बिल्कुल फ्रैंकली बताओ। अनन्या, अंशुल, अनुभव, अनुराग, अर्पित, चिराग, किसी को डाउट है? जूही आपको डाउट है? देखो पहले तो मैंने 2 मॉलिक्यूल आमने सामने लिखे थे आपको समझाने के लिए। अब आपको चीजें समझ में आ गई तो मैं यहीं पे 2 लिख रहा हूं, लेकिन आपको इमेजिन वैसे ही करना है। आप इमेजिन करो एक C2H5Br इधर से आ रहा है, एक C2H5Br सामने से आ रहा है, तो C2H5 के आगे C2H5 जुड़ जाएगा ना, 2NaBr निकल जाएगा। नहीं समझे? देखो C2H5Br इधर से, C2H5Br इधर से, बीच में से 2Na, तो 2NaBr निकल गया, C2H5 के आगे C2H5 जुड़ गया, तो C4H10 मिल गया ना, ब्यूटेन प्लस 2NaBr। बताओ अभी भी किसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया? यस सर। Yes, sir. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी भी नोट मत करिएगा। रोहित, पुलकित, उत्कर्ष, विकास, सबको क्लियर है? Yes, sir. प्रियांश, प्रियांश क्लियर है आपको?
यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से मेरी बात, एक लास्ट एग्जांपल और। हमने दो मॉलिक्यूल लिए, मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड, सॉरी दो मॉलिक्यूल मिथाइल ब्रोमाइड के लिए और सोडियम एटम के साथ रिएक्ट करवाया तो इथेन बन गया। इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम से रिएक्ट करवाया तो ब्यूटेन मिल गया। आप इमेजिन करो कि अगर मैं एक बीकर में इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड का मिक्सचर ले लेता हूं, ये इथाइल ब्रोमाइड है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, एक ही बीकर में दोनों का मिक्सचर ले लिया और सोडियम भी ले लिए, 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो कोई मुझे बता सकता है क्या मिलेगा? सब लोग बताओ क्या मिलेगा? सर प्रोपेन और 2 NaBr। सर आई थिंक इथेन मिलेगा विद मीथेन एज अ साइड प्रोडक्ट। आपको लगता है ईथेन और मीथेन मिलेंगे? सर आई एम नॉट श्योर, और सब भी बताइए। आई एम जस्ट गेसिंग। The propane बनेगा। इशिता, जय, मनन, सब लोग बताओ भाई। मनन आप बताओ। मनन क्लास में हो? यस सर। बताओ क्या मिलेगा? अनुराग आप भी बताओ। प्रोपेन। एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? आपको लग क्या रहा है? प्रोपेन लग रहा है? प्रोपेन लग रहा है ना? सबको यही लग रहा है ना कि 2NaBr निकल जाएगा और CH3 के आगे C2H5 C3H8 मिल जाएगा। देखिए, देखते हैं सही है कि नहीं। आपको मिलेगा इथेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस NaBr। अब मैं आपको समझाऊं और बहुत कुछ समझना है आपने, यहां पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास एक एडवांटेज हमेशा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखते वक्त यू हैव एन एडवांटेज कि बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखे आओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक में हम क्वालिटेटिवली पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ते। इसका मतलब समझे मैंने क्या बोला? इस लाइन का भी मतलब समझ लो, क्वालिटेटिवली पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ते। मतलब हमारा पर्पस ये समझना है कि दो चीजों को रिएक्ट करके क्या बनता है, ये समझना नहीं है कि कितना बनता है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम कितने मोल बनाए चीजों के, हमारा पर्पस है कि क्वालिटी क्या बनती है, क्वांटिटी कितनी बन रही है, कितनी चीजें चाहिए, कितने मोल बनेंगे, वो हम उस पर्सपेक्टिव से पढ़ ही नहीं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं। तो प्रिपरेशन में मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि एल्केन किन किन चीजों को रिएक्ट करके बन सकता है, कितने मोल बन सकते हैं, कितना रेशियो लेना पड़ेगा, वो हमारा पर्पस नहीं। तो बैलेंसिंग पे फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा दो चीजों को रिएक्ट करके क्या क्या बन सकता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, ऑल्दो मैं इसे बैलेंस भी कर दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं भी करोगे बैलेंस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? दूसरी चीज देखिए, आप कभी लैब में गए हो? आपने कभी भी लैब में पूरी लाइफ में बचपन से आज तक कभी टेस्ट ट्यूब या बीकर में कुछ लेकर कुछ रिएक्शन करा है? यस सर। यस सर। या बस टेस्ट ट्यूब और बीकर देखा है और नाम ही सुना है, उसका कभी कुछ उसमें डाला तक नहीं सॉल्ट? नहीं सर, किया है रिएक्शन। सर जस्ट इमेजिन अगर नहीं भी करा, मान लीजिए मैं आपको लैब में, आप लैब में जाते हो और लैब में आपको बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl लो, ठीक है? टेस्ट ट्यूब में HCl लेना, तो इज इट पॉसिबल फॉर यू कि टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl का एक मोल उठा के डाल लिया या एक मॉलिक्यूल उठा के डाल लिया? एक मॉलिक्यूल, एक मोल आप कभी किसी का लेते ही नहीं हो। आप हमेशा चीजें अंदाजे से लेते हो कि आप टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा पोर कर दो, कुछ लिक्विड अंदर चला जाएगा, आपको ले लिया HCl। चीजों को भी, सॉल्ट को भी आप या तो बाय वेट लोगे या आप अंदाजे से ले लोगे, एक मॉलिक्यूल एक मोल गिन के थोड़ी ना लोगे, ठीक है ना? तो ये याद रखना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कि CH3Br C2H5Br, आपको लग रहा होगा एक मोल इसका था, एक मोल इसका था, दो सोडियम थे, इतने सारे कार्बन कैसे बन गए? देखिए, ये एक मोल पे ध्यान मत दीजिए, आप इसे क्वांटिटेटिवली समझिए। सब लोग, मैं जितना पूछ रहा हूं ना, मुझे सिर्फ उतना बताना, जितना मैं पूछ रहा हूं सिर्फ उतना बताना,
मुझे बताइए ये वाला रिएक्शन करते वक्त, दिस व्हाइल कैरिंग आउट दिस रिएक्शन, बीकर के अंदर आपने दो चीजें क्या क्या ली थी, रिएक्टेंट क्या क्या लिए थे आपने बीकर के अंदर, नाम बताइए उन रिएक्टेंट के। जब आप ये टेस्ट ट्यूब कर रहे थे तो दो रिएक्टेंट आपने क्या क्या लिए थे टेस्ट ट्यूब के अंदर? मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड। क्या हम कह सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड और सोडियम लिए थे? यस सर। कितने कितने लिए थे वो नहीं पूछना है। क्या हम कह सकते हैं जब हमने मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें इथेन मिला? यस है ना? सर। क्या हम कह सकते हैं जब हमने इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम का मिक्सचर लिया तो हमें ब्यूटेन मिला? यस सर। इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम आपस में ब्यूटेन बनाते हैं। तो आप इमेजिन करो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां पे आपने मिथाइल ब्रोमाइड भी लिया है, इथाइल ब्रोमाइड भी लिया है, सोडियम भी लिया है, वहां पे एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड भी है, इथाइल ब्रोमाइड भी है, सोडियम भी है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ये वाला रिएक्शन भी चल रहा होगा, ये वाला रिएक्शन भी चल रहा होगा। भाई मिथाइल ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, मिथाइल ब्रोमाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मिथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल दूसरे मिथाइल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल के साथ भी तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स रैपिड रैंडम मोशन में हो एंड ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद वन अनदर। तो कौन किससे टकरा जाए वो हमें थोड़ी ना पता है, रैंडम होता है। हो सकता है मिथाइल ब्रोमाइड मूव करता करता एक और मिथाइल ब्रोमाइड से ही टकरा गया। अगर मिथाइल का एक मॉलिक्यूल मिथाइल के ही दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया तो ईथेन भी तो बनेगा। अगर इथाइल का एक मॉलिक्यूल इथाइल ब्रोमाइड के ही दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया तो ब्यूटेन भी तो बनेगा। और इथाइल और मिथाइल आमने सामने से आके एक दूसरे से टकरा गए तो प्रोपेन भी तो बनेगा। तो अब पॉसिबिलिटीज एनालाइज करिए कि एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने मिथाइल ब्रोमाइड भी ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड भी ले लिया, सोडियम भी कुछ डाल दिया, तो आपस में हर पॉसिबल तरीके से रिएक्शन होगा ना। लेकिन जिस टेस्ट ट्यूब में आपने ले ही मिथाइल ब्रोमाइड रखा था और कोई अल्काइल हैलाइड ही नहीं था, वहां तो हर बार मिथाइल ब्रोमाइड से ही टकराएगा। वहां तो इथेन के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, यहाँ पे ब्यूटेन के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो तीन पॉसिबिलिटीज है ना, ठीक है। हमने इसका 1 मोल नहीं लिया, इसकी कुछ अमाउंट होगी। अगर आप इवन 1 मोल भी लेते हो ना किसी चीज का, इवन 1 मोल कंटेन 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो अगर आप इमेजिन भी करो कि 1 मोल भी ले रहे हो तो भी हो सकता है उसके अंदर 3.011 मॉलिक्यूल बाकी के 3.011 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दें। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये याद रखिएगा, क्वांटिटेटिवली मत स्टडी करिए, डजंट गो बाय द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, क्वालिटी क्या क्या बन सकती है, ठीक है। एक ही टेस्ट ट्यूब में आपने मिथाइल ब्रोमाइड भी ले रखा है, इथाइल ब्रोमाइड भी ले रखा है, सोडियम भी ले रखे हैं, आपस में जब रिएक्शन होगा तो कौन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, वेरियस पॉसिबिलिटीज। मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके कुछ इथेन भी बनाएगा, इथाइल ब्रोमाइड के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कुछ ब्यूटेन भी बनाएगा, और ये दोनों आमने सामने से आते हुए कुछ प्रोपेन भी बनाएगा। तो जब आप ड्यूरिंग वुड्स रिएक्शन दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर लेते हो तो आपको एल्केन्स में भी 3 एल्केन्स का मिक्सचर मिलता है। दिस इज ऑल वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब आप बताइए वुड्स रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मेन चीज, एक और चीज, ठीक है, ये एरो पे ड्राई ईथर क्या लिखा है? देखो ड्राई वर्ड ना थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ड्राई नाम सुनते ही आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन आ रही होगी, एक इमेज आ रही होगी कि कोई सूखी हुई पाउडर जैसी चीज होगी। ऐसा नहीं है, ये लिक्विड होता है। ड्राई ईथर इज अ लिक्विड। हर रिएक्शन किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके चीजों को रिएक्ट करा जाता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ए सॉलिड है, बी भी सॉलिड है। जस्ट मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ए एक सॉलिड है, बी भी एक सॉलिड है, और मैं दो सॉलिड चीजों को टेस्ट ट्यूब में डाल दूं तो ऐसे रिएक्ट कर जाएंगे क्या? दो सॉलिड पड़े पड़े। यू नीड टू डिसॉल्व देम समथिंग इन अ कॉमन मीडियम। आप उन्हें एक एक्वस फेज, एक लिक्विड फेज, एक मोल्टन फेज में लाओगे तभी तो चीजें एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी। दो सॉलिड ऐसे दो टेस्ट ट्यूब पकड़े बड़े बड़े थोड़ी ना रिएक्ट कर जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो चीजों को किसी चीज में डिसॉल्व करना पड़ता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सॉल्वेंट वाटर होता है, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ज्यादातर रिएक्शन हम एक्वस मीडियम में करते हैं। लेकिन जहां एल्कली मेटल आ जाए वहां आप वाटर कभी नहीं लेंगे, क्योंकि एल्कली मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन व्हिच इमीडिएटली कैचेस फायर। सही है, एल्कली मेटल के रिएक्शंस वाटर के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ईथर एज अ सॉल्वेंट लिया गया है। ईथर भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और ईथर भी ना दो तरह का होता है, एक हाइड्रेटेड ईथर होता है, एक एनहाइड्रस ईथर होता है। तो हमें एनहाइड्रस वाला लेना है।
जिसमें पानी ना हो, एनहाइड्रस ईथर को ही हम ड्राई ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राई ईथर इज जस्ट अ सॉल्वेंट। ये बच्चों में एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, आप लोग पता नहीं कहां पे आपने बचपन में पढ़ लिया होगा, आप लोगों को लगता है एरो के ऊपर कोई भी चीज लिखी हुई है तो वो कैटलिस्ट। ऐसा नहीं, देयर इज नॉट अ कैटलिस्ट, ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर डिसॉल्व करके चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो ड्राई ईथर इज जस्ट अ सॉल्वेंट। ड्राई ईथर के अंदर सोडियम भी डिसॉल्व हो जाता है, अल्काइल हैलाइड भी डिसॉल्व हो जाती है, अंदर ही अंदर तैरते तैरते फ्लोट करते करते वो एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, तो दे नीड अ मीडियम, एवरी रिएक्टेंट नीड्स अ मीडियम टू रिएक्ट विद ईच अदर। सो ड्राई ईथर एक मीडियम है, एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर चीजें डिसॉल्व करके रिएक्ट करती है। सही है, आपको ड्राई ईथर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाएगा, ड्राई ईथर बस आप अपने आप एक नाम याद रखिए। अदरवाइज द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि एक स्टेप अप रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स अल्काइल हैलाइड के एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके हायर एल्केन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप ये सब नोट करिए। स्टिल कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अगर आप माइंड में अराइज हो रहा है तो आप क्लियर कर सकते हैं। आप ये चारों रिएक्शंस नोट कर लीजिए। रिएक्शन वैसे तो हमें बैलेंस करनी नहीं होगी, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है उनको बैलेंस करना कंपल्सरी है, उनको भी छोड़ना। देखो, अगर आप इसे बैलेंस करना ही चाहते हो ना तो मैं इधर 3 लगा देता हूँ, इधर भी 3 लगा देता हूँ, इधर 6 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 6 NaBr लिख देता हूँ। आप चेक करो, ये बैलेंस है, एक बार चेक करो। बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे, लेकिन बैलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सर्टन। ओके, सबने नोट कर लिया? एक मिनट सर। यस सर। कर लीजिए। सो देखिए, हमारी पहली प्रिपरेशन हुई है अभी कंप्लीट। पहली प्रिपरेशन इन द सेंस कि फर्स्ट हेडिंग जो मैंने डाली थी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, उस फ्रॉम अल्काइल हैलाइड के अंदर हमने 2 पार्ट देखे। एक तो बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, हमने सबसे पहले पार्ट में हमने अल्काइल हैलाइड को ZnHCl से रिएक्ट करवाया तो Br हट के H लग गया, और दूसरा अल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स को सोडियम से रिएक्ट करवाया तो हायर एल्केन मिल गया। तो अल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के 2 तरीके थे, हमने दोनों कर दिए। अब दूसरी प्रिपरेशन हेडिंग डालिए फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। सेकेंड प्रिपरेशन की हेडिंग डालिए फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स। इसका पहला पार्ट बड़ा सिंपल एंड शॉर्ट है तो वो मैं अभी आपको करवा देता हूं, दूसरे पार्ट में टाइम लगेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। इसके अंदर ए पार्ट हेडिंग डालिए डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन
ऑर्गेनिक की एक एक चीज, एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर रिएक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सब आपको, ये आपका बेस बन रहा है 12th क्लास के लिए। 12th में वास्ट ऑर्गेनिक है, वास्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक, और वहां इन सब रिएक्शंस की आपको जरूरत पड़ेगी, दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये आपको 11th के याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब रिएक्शंस की आपको जरूरत पड़ेगी, तो एक एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए और उन्हें याद रखिए। डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर लिखिए, when sodium salt of acids, when sodium salt of acids, sodium salt of acids are treated with soda lime, then alkanes with one carbon atom less, alkanes with one carbon atom less are obtained. Alkanes with one carbon atom less are obtained. This is a step down reaction. This is a step down reaction. पहले मैं आपको एक जनरल रिएक्शन दिखाता हूं, फिर मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाऊंगा। क्या आप सब लोग मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH. R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। और उसके आगे COH इज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये तो एसिड है, लेकिन आपको यहाँ पे एसिड नहीं लेकर चलना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेकर चलना। अगर मैं इस H के बदले Na ले लूं तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाएगा। तो आपको किसी भी रिएक्शन में एसिड नहीं लेना, RCONA लेना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। मैं अब ये एग्जांपल भी दूंगा। तो आप किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सोडा लाइम सुना है कभी आप लोग? नहीं? सोडा सुना है? सोडा, कास्टिक सोडा। क्या होता है कास्टिक सोडा? कास्टिक सोडा इज NaOH. क्विक लाइम इज CaO. कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम। तो कास्टिक सोडा प्लस क्विक लाइम का मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम। देखिए बोर्ड पे देखिएगा, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, इस कॉम्बिनेशन को सोडा लाइम कहते हैं। ये है सोडा, कास्टिक सोडा, और ये है लाइम, क्विक लाइम। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सोडा लाइम, लेकिन इसमें रिएक्शन सिर्फ कास्टिक सोडा के साथ होता है, क्विक लाइम की प्रेजेंस है। क्विक लाइम आप एरो में लिखिए, उसकी प्रेजेंस में होता है। देखो रिएक्शन इज वेरी सिंपल। आप जब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर क्या निकला है कोई बता सकता है? रेड वाले बॉक्स के अंदर रेड वाले बॉक्स के अंदर निकला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। आप चेक करो Na2CO3 है कि नहीं है कलेक्टिवली। और इस R के आगे वैलेंसी पूरी करने के लिए H लग जाएगा, ये बन जाएगा RH। RH इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। अब एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट, ठीक है। एसिडिक एसिड तो सुना होगा आपने, एसिडिक एसिड में से H हटा के Na लगा दिया तो सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसे NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो आप देखिए ये Na2CO3 निकल जाएगा और CH3 के आगे H अटैच होके मीथेन बन जाएगा प्लस Na2CO3। कोई मुझे इस सोडियम एसीटेट का IUPAC नेम बता सकता है? अच्छा इसका IUPAC नेम बताओ। CH3COOH। नोमेनक्लेचर तो करवा चुका हूं, 2 कार्बन वाला एसिड, IUPAC नेम बताइए।
एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। इथ, 2 कार्बन के लिए इथ लगेगा ना, इथेनोइक एसिड। और इसी इथेनोइक एसिड में से H के बदले Na लगा दिया तो सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट कॉमन नेम है सोडियम एसिड। बताइए यहाँ पे कितने कार्बन की चेन लेंथ थी? वर्ड रूट क्या था? इथ, वर्ड रूट वाज इथ, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ वर्ड रूट क्या है? मिथ। सो स्टेप डाउन हो गया ना, यस सर। 2 कार्बन की चेन लेंथ से 1 कार्बन की चेन लेंथ पे पहुंच गए ना, सो स्टेप डाउन रिएक्शन है। सो दिस इज द प्रिपरेशन, ये नोट करिए। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? नोट कर लिया? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. इतना कर लीजिए आज। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी अभी आपके सामने। डेली बेसिस पे इसे रिवाइज करते रहिएगा वरना भूल जाएंगे सब कुछ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। Evening, sir. गुड इवनिंग Good सर। evening, sir.